All right. ओके, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसी जा रही हैं आपकी प्रिपरेशंस? अच्छी जा रही है। मैम गुड। गुड गुड, नाइस नाइस। मीनवाइल, शुरू करने से पहले कुछ डाउट्स हैं किसी को, कुछ भी प्रीवियस पार्ट्स में? अभी आई थिंक और थोड़े लोग ज्वाइन होंगे, तो जब तक आप लोग जितने भी हो उनमें से किसी को कुछ
पूछना है या फिर कोई डाउट्स है या एनीथिंग रिलेटेड टू बायोलॉजी? देखो, दो दो चीजें हो सकती हैं, या तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है या तो फिर सब आता है, तभी डाउट्स नहीं होते। सो मैं पॉजिटिव वाला समझू कि सब आता है ऐसा? यस मैम। यस, ओके, नाइस, चलो अच्छा लगा। हाउ मेनी पीपल आर एक्सपेक्टेड? आप लोग अभी 6 हो, 5? और कौन कौन ज्वाइन होने वाला है, एनी आइडिया? अभी है 2-3 और 2-3, ओके, विल वेट फॉर 1 or 2 minutes देन वी विल स्टार्ट। ओके, सो आज मैम ने आपको बताया होगा, टुडे वी विल बी रिवाइजिंग द चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ओके, सो आई होप आप थोड़ा रीड करके आए हो ऑलरेडी पहले से ही, बिकॉज आपके लिए यस थोड़ा मैम। इजी हो जाएगा। नाइस नाइस, वेरी यस नाइस, मैम। गुड गुड। सो इसको बिल्कुल इंटरएक्टिव रखेंगे आज, और एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आपको बता भी दूंगी किस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से, कौन से इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं। ओके, सो पिछली बार भी जब मैंने पेपर्स थोड़े जो चेक किए थे आपके टेस्ट वगैरह के, तो उसमें जो डायग्राम्स है उसमें नीटनेस मिसिंग है। वैसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको सिर्फ डायग्राम पूछा गया है तो ऑफ कोर्स आपको उसको नीट बनाना है, सो दैट यू आर गेटिंग फुल मार्क्स। ओके, सो एक ये चीज आप ध्यान रखेंगे, प्रैक्टिस कीजिए। हार्डली 8 to 10 डायग्राम्स होंगे इन टोटल, तो जितना हो सके उनको प्रैक्टिस कीजिए और ट्राई करिए कि उसमें हमेशा फुल मार्क्स ही मिलेंगे। तो वो पॉइंट पे आपको वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। ओके, सो चलो शुरू कर देते हैं अपन। शेयर माय स्क्रीन विथ यू, 1 सेकेंड। यहाँ पे होस्ट तो मैं ही हूँ। जस्ट अ सेकेंड गाइस, मेरे को मैम को बोलना पड़ेगा होस्ट बनाने के लिए। गिव मी 1 minute।
Okay, so let us start with our chapter. मैं screen share कर देती हूँ आपके साथ. Okay. Now, ये जो particular chapter है, how do organisms reproduce, इसमें आप अलग अलग टाइप्स के रिप्रोडक्शन पढ़ोगे एंड रिप्रोडक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में पढ़ोगे. फिर जो रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं, दैट इज एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, उनमें क्या चेंजेस हैं, क्या डिफरेंसेस है, क्या एसेंशियल पॉइंट्स हैं, वो आप पढ़ोगे. ओके, सो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज जो कि हम आज पढ़ रहे हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये पता करना है कि व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. So anybody? To continue the species of when the organism reproduce, they bring variation in the new species of these variations helps to survive in changing climatic condition. For example, इसका example आ जाएगा कि एक bacteria can survive in the cold climate, but as the variation comes, he can survive in the hot climate. Okay, very good, nice. So जो आपने starting में बोल दिया कि it is for the continuity of life, continuity of species. Okay, so very important thing, जैसे हमने life processes पढ़े थे, तो this is also one such important life process, that is reproduction. Okay, so life को maintain रखने के लिए, continue रखने के लिए, individual has to reproduce. Now what is this reproduction? Okay, see, the term you can see, reproduce. Re means dobara. Produce, you already know that you are creating something. So जब हम reproduction की बात करते हैं, तो it means we are producing the individual which is similar to us. Okay, so the first thing is reproduction is necessary to maintain the life of individual organism. Okay, and on the other hand, if you see this reproduction, it is the process where the organism produces another organism of its own kind. Okay, so in reproduction, the new individuals are produced which are similar to their parent. Okay, so that is the main thing about reproduction. This is a very important process because otherwise the life on earth will not continue. Okay, the next thing that we have is, now we have to understand whether these organisms create exact copies of themselves. Okay, now देखो आपने आगे के आपके स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा कि there are unicellular organisms which are very simple. One cell is performing all the functions. Then there are complex organisms where the cells, where there are group of cells, the group of cells are organized into tissues. So these are multicellular organisms. Their body design is complex. Okay, so if we are talking about reproduction, we have both the things available. That means we have unicellular organisms also जो कि reproduction carry out कर रहे हैं. We have simple organisms, we have complex organisms, we have multicellular organisms. हर एक में जो reproduction है उसके अलग अलग types हैं, उसके सब types हैं. But the gist is that at the basic level, reproduction involves in making the copies of blueprint of the body design. Whatever is their body design, उनकी जो भी body design है उसकी exact blueprint बनानी. Okay, so किस तरह से ये exact copies आती हैं वो हमको देखना. Okay, so we know that cell is the structural and functional unit of living organism. It is the basic fundamental unit of living organism. Okay, so in the cell there is the nucleus. This nucleus is controlling, it is regulating all the activities of the cell. Now inside the nucleus there is chromosomes. Okay, so these are this long two arm like structure, chromosomes. Now this chromosomes, they contain DNA.
deoxyribonucleic acid. This DNA is the heredity material. अब heredity की बात करें तो from the parent to the offspring. This heredity material, it gets passed on from the parent to the offspring. So this DNA in the cell nucleus, it is also the vital source of information of making proteins. देखो अब हमारी बॉडी में ना सब कुछ प्रोटीन से बना होता है. अब कौन से प्रोटीन्स बनने हैं, किस तरीके के प्रोटीन्स बनने हैं, ये भी कंट्रोल कौन करता है? डीएनए करता है. ओके, सो in your higher standards you will come to know we have a central dogma of molecular biology. That means एक fundamental part है molecular biology का जो ये बताता है कि डीएनए में से आरएनए बनता है, आरएनए में से प्रोटीन बनता है. सो जो अल्टीमेट सोर्स है प्रोटीन्स की जो इंफॉर्मेशन लेके आता है, दैट इज द डीएनए. ओके, नाउ Yes, ma'am. now the next thing is this DNA, it controls the protein synthesis. Now if any information is changed, if anything goes wrong, different protein will be made. Okay, so this different protein, अगर कोई altered बन गया, कोई खराब protein बन गया, so it will affect, definitely it will affect the body design. Okay, so that is why it is very, very important that correct information is being passed. So that is where आपका डीएनए ये सब चीजें रेगुलेट करता है. ओके, हमने बहुत सारे ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स सुने होंगे. ओके, बट ऑल दीज जेनेटिक डिसऑर्डर्स दे आर वेरी रेयर. ओके, तो क्यों रेयर होते हैं? क्योंकि ये जो डीएनए है ये सारी इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, ताकि करेक्ट प्रोटीन बने, कोई भी इनकरेक्ट प्रोटीन ना बने. ओके, so moving ahead, the basic event in reproduction is the creation of DNA copy. अब ये जो DNA है जिसको हम बोल रहे हैं कि ये हमारा heredity material है, तो this DNA, of course, it has to replicate. इसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अगर जाना है तो ये डीएनए को भी रिप्रोड्यूस होना पड़ेगा, ये डीएनए को भी मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, कॉपी होना पड़ेगा. ओके, सो we have this DNA. Now this DNA, it is a double helix structure. दो ऐसी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ. It is like, I'll draw over here. So this is the double helix DNA structure. Okay, so at the time of replication, ये जो दो strands हैं, ये जो two strands हैं, ये खुल जाएंगी. This will open up. इसमें से एक बनेगी आपकी parent strand और उसके corresponding आपकी new strand बनेगी. So इस तरीके से ये दोनों strand में से हर एक strand parent strand बनती जाएगी, उसके opposite में new daughter strand बनेगी copy होके. So this is how basically the two copies of the DNA are produced in any cell. Okay, so this DNA, it is very important in replication. Okay, in reproduction, the replication of DNA is very, very important. The copying of DNA is very, very important because it is through the DNA that transmission takes place. Okay, transmission of genetic material, the heredity material takes place. So यहाँ तक clear है? I've kept it very basic only. बहुत ज़्यादा over नहीं रखा है. Okay, good. Then moving ahead, ये just आपके reference के लिए किस तरह से आपका ये जो DNA है वो replication process होता है. Okay, so here you can see this is how this is your double stranded DNA and then ये separate हो जाएगा two strands में and then new DNA is produced. So ये आपका ये जो DNA replication process है, this takes place during the cell division. जब आपका सेल डिवाइड होता है तो उसमें 3 phases आते हैं. आप हायर स्टैंडर्ड्स में फिर continuing with biology तो डेफिनेटली आपको ये पढ़ने में आएगा.
तो सेल डिवीजन के दौरान एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे पहले आपका डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है और उसके बाद एक में से 2 सेल्स डिवाइड होते हैं। ओके, सो दिस इज जस्ट द बेसिक। नाउ सी, जैसे कि मैंने बोला 2 तरीके की रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ओके, सो जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, सो इट मीन्स there are no two individuals related for reproduction. Okay, that means reproduction to ho raha hai, but it is taking place through one parent only. There's only involvement of one parent, one individual organism is involved. But if we are talking about sexual reproduction, so wahan pe 2 individual organisms involved. Okay, so ab yahan pe kya hota hai ki when 2 parents are involved, then there is a genetic exchange. इनके बीच में एक जेनेटिक एक्सचेंज होता है एंड दिस लीड्स टू वेरिएशन इन ऑर्गेनिजम्स। ओके, ये वेरिएशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा इवोल्यूशन के बारे में। ओके, सो अक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और accumulation of variations from generations to generations leads to evolution. Okay, it leads to the formation of new species. So ये जो variation है, this is very very important. अब इसमें जैसे हमने वो भी पढ़ा था कि सारे वेरिएशन सर्वाइव भी नहीं होते हैं, कुछ एडवांटेजियस वेरिएशंस होते हैं, जैसे बैक्टीरियाज में, कुछ बैक्टीरियाज में देखे गए हैं ऐसे। ठीक है, सो इस तरीके से वेरिएशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमको देखने को मिलता है sexual reproduction में। Okay, so this variation is important because it produces the more stable species on earth. Okay, so जो species variations को अपने आप में involve कर पाएगी, ले पाएगी, वो stable species होगी और वो survive तो करेगी पर आगे जाके reproduce भी करेगी। So that is why variations are very very important. Okay, then this is we have already discussed, it is useful for the survival of species over time. Okay, now we will see different modes of reproduction used by unicellular organisms. Okay, so mostly we will be seeing the types of asexual reproduction by single organisms. So you have been given 2 activities. In activity 8.1 आपको ये चेक करना है where you have to take 10 gram of sugar in 100 ml of water. So आप शुगर को डिसॉल्व कर दोगे 100 ml वाटर में and then from that you have to take out 20 ml in a test tube और उसमें थोड़ा सा ईस्ट ऐड कर देना है, ईस्ट के ग्रैन्यूल्स, ड्राई ईस्ट, पाउडर्ड ईस्ट आती है, वो आपको ऐड कर देनी है। देन आपको जब आप उसको कवर करके रखोगे टेस्ट ट्यूब में, just a second. Okay, then when you cover it, when you cover the mouth of the test tube and you keep it in a warm place, so after 1 or 2 hours जब आप ये ईस्ट कल्चर को स्लाइड पे देखोगे, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड पे देखोगे, तब आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ओके, कैसा स्ट्रक्चर दिखने वाला है आपको? आपको proliferated दिखेगा, ज्यादा मल्टीप्लाइड ईस्ट दिखेगा। ओके, सो दिस विल इंडिकेट कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन हुआ है। ओके, सो किस टाइप का रिप्रोडक्शन हुआ है ये डेफिनेटली हम आगे डिस्कस करेंगे। वी हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो पहला एक्टिविटी है आपका ईस्ट का। देन सेकेंड वन इज यू हैव टू टेक वेट स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड सेम आप ब्रेड को अगर थोड़े टाइम के लिए कूल मॉइस्ट डार्क कंडीशन में रख दोगे और उसके बाद में जब आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तो आपको अगेन यू विल सी स्मॉल स्मॉल मोल्ड्स। ओके, वाइट कलर के छोटे छोटे मोल्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। सो देन वी हैव टू सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, ईस्ट कैसे ग्रो हो रहा है एंड मोल्ड कैसे ग्रो हो रहा है। सो ऑफ कोर्स वी हैव दिस एक्टिविटी इन डिस्कशन। सी हियर यू कैन सी जो ईस्ट वाला स्लाइड था वहां पे ये एक सेल में से आपको
इस तरीके का एक बड दिखेगा। ओके, बड इज, दो तरीके के बड होते हैं, एंडोजीनस, एक्सोजीनस। एंडो मीन्स अंदर की ओर से एक बड डेवलप होगा, यहाँ पे ये थोड़ा अंदर की ओर से हो रहा है, तो दिस इज एंडोजीनस बड। ऐसा ही सेम आप हाइड्रा में देखोगे तो बाहर की ओर से होगा, एक्सोजीनस बड। सो ये जो बड है, दिस बर्ड इट इज ग्रोइंग इन साइज, थोड़ा बड़ा सा ग्रो हो जाएगा। ग्रो होने के बाद में वो धीरे धीरे अपने आप को मल्टीप्लाई करते 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 एक चेन बनाता जाएगा। जब पूरा ग्रो हो जाएगा तब वो डिटैच भी हो जाएगा इस। ओके, सो this type of reproduction is where the birds are forming in east. नीचे जो आपने एग्जांपल देखा that was for the bread mold. So here you can see that is in bread एक स्टेम जैसा स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं हाइफे. Now this hyphae, they form a bag-like structure called sporangium. It develops on the hyphae, and ये sporangium के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स होंगे. So जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये जो बैग है वो ब्रेक हो जाएगा और उसमें से बहुत सारे स्पोर्स रिलीज हो जाएंगे. Now these spores, they have the capacity to form new independent molds. So this is again the type of reproduction called spore formation. ये होता है ब्रेड्स की. Okay, so there are of course different modes by which different organisms reproduce, और ये डिपेंड करता है कि उनका बॉडी डिजाइन कैसा है. Okay, so we will see more examples of this asexual reproduction. The first one is fission in amoeba. Okay, now दो टाइप के वर्ड्स होते हैं, आपने सुने होंगे. एक है फिजन. फिजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग. अनदर वन इज फ्यूजन. सो फ्यूजन इज कंबाइनिंग. ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि फिजन हो रहा है. सो व्हाट टाइप ऑफ फिजन, व्हाट इज स्प्लिटिंग, दैट वी हैव टू सी. सो जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें जो सेल डिविजन होता है वो फिजन के थ्रू होता है. दैट मीन्स एक में से दो इंडिविजुअल सेल्स बनेंगे. ओके, this is from one cell we will have two different cells. Okay, so यहाँ पे जब एक में से दो different cells बनेंगे उसको हम बोलेंगे binary fission. Okay, bi stands for two, binary fission. So this many of this bacteria and protozoa, they split into two equal halves during the cell division. So यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक सेल है, इसका ये जो न्यूक्लियस है ये इलोंगेट हो रहा है. देन स्लोली एंड ग्रेजुअली देयर इज अ ग्रूव यहाँ से जहां से ये सेपरेट होगा, एंड देन आफ्टर इट दिस विल फॉर्म अ रिज. ये छोटा सा ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, दैट इज अ रिज. यहाँ से ये दो ऑर्गेनिज्म सेपरेट हो जाएंगे. सो फ्रॉम वन न्यूक्लियस यू आर गेटिंग टू न्यूक्लियाई, टू इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर. From one nucleus, you are getting two independent nuclei. So fission of nucleus. Okay, fission of nucleus in amoeba. There is a splitting of two cells, and so it is called as binary fission. Okay. Then उसी तरीके से ऐसे और भी unicellular organisms हैं, जैसे कि leishmania. Now this it is the disease causing bacteria, leishmania. It causes kala azar, very deadly disease. And here you can see it has a whip-like structure. एक flagella जैसा बड़ा सा whip जैसा structure होता है एक सेल की एक एंड पे. Now this becomes the main reproducing unit. So यहाँ से if you can see this whip-like structure, it is allowing the division of nuclei into two, and here in the last figure you can see two independent organisms can come into existence. Okay, so ऐसे organisms में the binary fission occurs in definite orientation. Definite orientation means एक particular direction में होता है. कौन से direction में, जहां से उसकी whip होती है. So वो whip जैसी direction में उसका cell division भी होगा. Then उसी तरीके से we have another single cell organisms, that is malarial parasite. Now the name of this parasite is Plasmodium. It causes malaria. इसके अंदर क्या होता है कि बाहर
एक सिस्ट जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है और अंदर बहुत सारे न्यूक्लियर डिविजन्स होते हैं, जिसको हम बोलेंगे मल्टीपल फिजन। देखो जब भी हम फिजन फ्यूजन की बात करते हैं ना, तो हम न्यूक्लियस के रिलेटेड बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल फिजन हम बोल रहे हैं, दैट मीन्स मेनी न्यूक्लियाई आर फॉर्मिंग इनसाइड, बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियस सराउंडेड बाय देयर साइटोप्लाज्म। जो येलो कलर का आप अंदर देख रहे हो, दैट इज देयर साइटोप्लाज्म, ग्रीन कलर इज देयर न्यूक्लियस। सो देयर आर लॉट ऑफ न्यूक्लियस, many nuclei have been found inside the one single organism. जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये सिस्ट ब्रेक डाउन हो जाएगी, ये जो बाहर की ऑरेंज कलर की सिस्ट है ये ब्रेक डाउन हो जाएगी, एंड मेनी न्यू individuals, many new plasmodiums will be released out. So this is called as multiple fission. So आपको ऐसा डिफरेंस आ सकता है to distinguish between binary fission and multiple fission. तो आपको पता होना चाहिए, बाइनरी में एक में से दो, मल्टीपल में एक में से मेनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, एंड देन ऑफ कोर्स यू शुड रिमेंबर द एग्जांपल, वेरी वेरी मैंडेटरी। जब भी आपको डिफरेंस पूछा जाता है आपको एग्जांपल पता होना चाहिए। सो बाइनरी के लिए यू हैव अमीबा, मल्टीपल फिजन के लिए यू हैव प्लाज्मोडियम। एनी डाउट्स सो फार? Yes, no? No, ma'am. No. Okay. Good. Then let us proceed further. Now next mode of reproduction under asexual reproduction is fragmentation. So जब हम fragmentation की बात करते हैं, here it is in multicellular organism, observed in multicellular organism like Spirogyra. So उसमें क्या होता है कि their body, it breaks down into smaller pieces. Okay, ये जो इनकी जो बॉडी होती है छोटे छोटे पीस में ब्रेक डाउन हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं फ्रैगमेंट्स, एंड दिस फ्रैगमेंट्स दे हैव द कैपेसिटी टू ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। सो यहाँ पे आप देखोगे तो दिस इज द होल ऑर्गेनिज्म। नाउ द बॉडी इज स्प्लिटिंग इनटू टू डिफरेंट फ्रैगमेंट्स। नाउ दिस two individual fragments, they have the capacity to produce two different organisms. So like this you can see the body is dividing into pieces. यहाँ पे कोई भी सेल का डिवीजन नहीं है, न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं है, पूरा बॉडी है वो दो पार्ट में ब्रेक डाउन हो रहा है, and each part has the capacity to grow into the new individual. That is fragmentation, pieces. Okay, so these were the types of asexual reproduction. Now we will see limitations. क्या limitations हैं अभी तक asexual reproduction में, and क्यों हमको sexual reproduction के लिए proceed करना है. So see, single cell है या कुछ multicellular organisms के लिए it is okay, but if you are talking about all the multicellular organisms, क्योंकि बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि सेल बाय सेल डिवीजन होना पॉसिबल नहीं है। ओके, अगेन द सेकेंड थिंग इज इन द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स द सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज। अब ये जो टिश्यूज हैं दे आर अगेन ग्रुप्ड and they form organs. Now organs, they form organ system. Okay, and this different organ systems, they are constituting the whole organism. So जब हम मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो क्योंकि सेल्स टिश्यूज में बदल गए हैं और टिश्यूज ऑर्गन्स में हैं, ऑर्गन सिस्टम में है, सो हर एक ऑर्गन सिस्टम के पास अपना अपना इंडिविजुअल फंक्शन है कैरी आउट करने के लिए. देयर आर स्पेशलाइज्ड सेल्स, दैट इज देयर आर टिश्यूज which are performing their specific function. Okay, so of course we cannot apply this phenomenon of asexual reproduction to all the multicellular organisms because their body is very complex. Okay, so this is one such exception where you can see regeneration. अब regeneration की बात करें तो एक organism है that is planaria. Now in this planaria, even if the body is accidentally broken into many pieces, जैसे कि ये head है, ये middle region है, then ये tail region, किसी रीजन से ये तीनों पार्ट में ब्रेक डाउन हो जाता है. So every part has the capacity to produce new individual. आप देखोगे तीनों में
सेम न्यू इंडिविजुअल बनेगा 3 अलग अलग पार्ट में से. ओके, बट दिस इज अगेन limited to Hydra and Planaria, not for every multicellular organisms. Okay, so this regeneration, although it is carried out by the specialized cells, that is by the special tissues, but it is not true again for all the higher level organisms. सारे higher level organisms के लिए ये चीज भी apply नहीं करती. Then in plants आपने देखा होगा देयर इज अगेन प्लांट्स में भी सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. दे आल्सो हैव वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. सो जब हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात करते हैं, सो एक्सेप्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रूट, स्टेम एंड लीव्स, ये 3 जो मेन वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, रूट, स्टेम एंड लीव्स, दे develop into new plants under appropriate condition. So कुछ ऐसी conditions होती हैं जहां पे root, stem and leaves, they have the capacity to undergo reproduction. Okay, now we have different methods available, like layering, grafting. Okay, एक के ऊपर एक प्लांट, एक जो भी आपको डिजायर्ड प्लांट चाहिए तो आपने वो प्लांट को सेलेक्ट करके दूसरे प्लांट के ऊपर लेयर कर दिया, ग्राफ्ट कर दिया, जैसे कि हम मोस्टली ऑर्नामेंटल प्लांट्स, रोजेस, इसमें ग्राफ्टिंग करते हैं. ओके, सो दिस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इट कैन बी यूज्ड सो दैट आपको अच्छी यील्ड मिले, आपको अच्छा क्वालिटी मिले प्लांट का. इसके लिए आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को यूज कर सकते हो. सिमिलरली बर्ड्स, ये जो लीफ के ऊपर आप देखोगे तो ये छोटे छोटे बर्ड्स आते हैं. Now this birds can act as a reproductive unit for the plant. So again, through vegetative reproduction, that is in the leaves of bryophyllum, the birds develop. Now this small birds, they can form small leaves later and a new plant can originate. Okay, so जितने भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड्स हैं उनसे हम, एक तो आपने देखा शुगर केन, रोजेस, ग्रेप्स और बनाना, ऑरेंज, जैस्मिन, ये सारे प्लांट्स को हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एज एंड व्हेन नीडेड, जब आपकी नीड हो. ओके, सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कि आप यू आर नॉट वेटिंग फॉर द सीजन बट यू कैन रिप्रोड्यूस देम इन whatever your desired, आपका जो भी पीरियड है आप उसमें इनको बना सकते हो. Okay, then another advantage is that they are similar to the parent. That means जो भी कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट की है वही सेम कैरेक्टरिस्टिक ऑफस्प्रिंग में भी आ जाएगी. Okay, then another method we have is टिश्यू कल्चर. ओके, देखो कल्चर का मतलब होता है यू आर ग्रोइंग समथिंग. ओके, यू आर ग्रोइंग समथिंग. नाउ दिस ग्रोइंग समथिंग कुड बी आर्टिफिशियली इन द लेबोरेटरी. ओके, सो टिश्यू कल्चर के अंदर हम क्या करते हैं, न्यू प्लांट्स को ग्रो करते हैं बाय रिमूविंग द स्पेसिफिक टिश्यूज एंड इसको हम सेपरेट करते हैं एक अलग से एक टेस्ट ट्यूब में या फिर एक छोटे से बीकर में. सो क्या होगा, हम आर्टिफिशियल मीडियम ऐड करेंगे. इंस्टेड ऑफ एडिंग सॉइल वगैरह ऐड नहीं करना है हमको, हम एक आर्टिफिशियल मीडियम ऐड करेंगे. अगार इज द मीडिया. सो वो जो मीडिया होगा उस मीडिया में हम सारे एसेंशियल मिनरल्स ऐड कर रहे हैं, हम एंटीबायोटिक्स भी ऐड कर रहे हैं, हम विटामिन्स ऐड कर रहे हैं एसेंशियल, सो दैट इट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ द न्यू प्लांट. सो क्या होगा, धीरे धीरे ये जो सेल्स हैं जो कि एक आर्टिफिशियल मीडियम में हमने रखे हुए हैं, दे विल ग्रो and they will divide rapidly. So after some days they will form a group of cells. This group of cells is called as callus. Now this callus, it is then transferred into another medium जिसके अंदर growth hormones डाले हुए होते हैं. Okay, so slowly and gradually after some days you will see that these plantlets are grown. जैसे ही ये plantlets grow हो जाते हैं, you can place them in the soil into mature plant. Okay, so this is very important technique, tissue culture, क्योंकि यहाँ से आपको क्या है कि
बहुत सारे प्लांट्स को आप एक तो ग्रो कर सकते हो, एंड दैट टू अंडर डिजीज फ्री कंडीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिना किसी डिजीज के आप उस प्लांट को ग्रो कर सकते हो। ओके, सो मोस्टली वी आर adopting this technique for the growth of ornamental plants, क्योंकि आप देखोगे तो वो हर सीजन में, स्पेशली आप इंडिया में देखोगे तो यहाँ पे ऐसा कोई वेदर कंडीशंस अवेलेबल नहीं है जहाँ पे हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, राइट। सो ऐसे में हम टिश्यू कल्चर की मदद से ऑर्नामेंटल प्लांट्स को भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। वी नीड नॉट हैव टू order this plant from outside or import them from outside, we can grow them through tissue culture। तो आजकल जो आपको बाजार में बुकेज वगैरह देखने को मिलते हैं जिसमें ये सब स्पेशली जो अट्रैक्टिव अलग से फ्लावर्स होते हैं जो कि आपने से फॉरेन मूवीज में देखे होंगे, सो ऑल दोस आर ग्रोन विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर। Okay, then this spore formation is what we have already seen in the bread mold. Yes. Ma'am, can you once explain tissue culture? Tissue culture once again, yeah, sure. See, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? You are culturing a group of cells in an artificial medium. Okay, आप एक artificial medium में एक specific group of cells को आप ले रहे हो, उसको culture कर रहे हो. Okay, so जैसे कि tip of the plant है जहाँ पे actively dividing cells होते हैं, या फिर जो पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव पार्ट है आप उसको एक आर्टिफिशियल मीडियम में ऐड कर रहे हो। अब ये जो आर्टिफिशियल मीडियम है दैट विल बी योर अगार, ओके, सॉइल नहीं है, अगार है, जेल लाइक मीडियम है जिसमें आपने सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड किए हुए हैं, सारे मिनरल्स ऐड किए हुए हैं टू सपोर्ट द ग्रोथ। सो आफ्टर सम डेज यू विल सी अ मास ऑफ सेल, अ ग्रुप ऑफ सेल्स। सो दिस ग्रुप ऑफ सेल्स इज कैलस। अब ये कैलस को आपको फिर से एक नए मीडियम में ट्रांसफर करना है which is containing all the hormones for growth and differentiation. So थोड़े दिन के बाद आप देखोगे तो small plantlets will grow out of it. So these plantlets can then be put into the soil. अब आप इनको, ये जो plantlets है छोटे छोटे, आपने इनको लैब में ग्रो कर दिया, अब आप इनको डायरेक्टली सॉइल में ट्रांसफर कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि एक तो आपको डिजीज फ्री कंडीशन मिल रही है, प्लस आपको आपका जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं दे आर ऑल, दैट इज ऑल मॉनिटर्ड। ओके, बाहर कभी ज्यादा टेम्परेचर है, कभी टेम्परेचर कम है, कभी पानी उसको एडिक्वेट नहीं मिल रहा है। ओके, सो ये सारी चीजों के कारण मे बी हमको जो डिजायर्ड प्लांट चाहिए वो नहीं भी मिलेगा, बट टिश्यू कल्चर में ऐसा पॉसिबल नहीं है बिकॉज everything is under your control, you are monitoring the conditions accordingly and you are taking care of your plant. So आपको बहुत सारे ऐसे mature plants मिलेंगे, छोटे छोटे plantlets मिलेंगे that you can sow directly into the soil. Clear? Yes, ma'am. Okay, good. Then this is the same thing, spore formation. तो मैंने आपको starting में बता दिया था bread mold में. So let us see what are the advantages of sexual reproduction. First of all, the organism does not have to depend on another organism for carrying out reproduction. Okay, because यहाँ पे हमने देखा था कि single parent is involved, so there is no need to be dependent on other organism for the reproduction process. Then of course it is less time consuming. Sexual reproduction में it is more time consuming process. Okay, so because asexual reproduction में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो more number of offsprings can be produced in the shorter time. Even in short time बहुत सारे offsprings produce हो सकते हैं. Then third thing is the offsprings are exact copies of their parent. So जब ये term आता है exact copy of their parents, इसको हम बोलते हैं clones. क्यों clones? Why they are called as clones? Because of They morphology look like and they have duplicate of them. Because they are similar in morphology, exactly similar in morphology, they are duplicating from the same parent, right? So they are the exact copies of their parent, exactly same to the parent, because only one parent is involved, so they are the look-alike of their parent. Okay, so that is why they are clones. Okay, and of course desirable characteristics can be easily incorporated. So जब भी आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर रहे हो तो वहां पे आपके पास एक चॉइस रहता है कि दैट सपोज जैसे मैं रोज प्लांट की बात करती हूँ, ठीक है। सो मेरे पास एक प्लांट है जिसमें बड़े बड़े रोजेस आ रहे हैं, लीव्स बड़ी बड़ी हैं उसकी, अट्रैक्टिव कलर है, एंड एट द सेम टाइम उसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है,
ओके, सो उसको मैं एज अ पेरेंट चूज करके नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस कर सकती हूँ, उससे नेक्स्ट आई कैन कंटिन्यू दिस प्रोसेस. सो डिजायरेबल कैरेक्टर्स कैन बी इजीली इनकॉर्पोरेटेड. यही बोला जा रहा है कि जो भी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स हैं हम उसको सिलेक्ट करके हम वो पर्टिकुलर कैरेक्टर को पेरेंट बना के नेक्स्ट जनरेशन ग्रो कर सकते हैं. ओके, सो 4 एडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, देख लीजिए. ऑफ कोर्स आई विल बी शेयरिंग दिस पीपीटी आल्सो विद यू, सो डोंट वरी, डोंट बी इन अ हरी टू राइट. ओके, सो यहाँ तक कोई डाउट्स? No, ma'am. नो. ओके, सो नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेरिएशंस. ओके, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे मैंने आपको बिगनिंग में भी बताया था, इट इन्वॉल्व्स 2 पेरेंट्स and from these 2 parents there is the formation of gametes. Okay, so जो reproductive units होते हैं उनको हम बोलते हैं gametes. So of course we have male gamete and the female gamete. Now these gametes they are formed after meiosis. देखो 2 तरीके के सेल डिविजन्स होते हैं. नाम पता है? बोल दो जल्दी से. Meiosis and mitotic cell division. Mitosis and meiosis. Okay, so we have 2 types of cell division, mitosis and meiosis. क्या डिफरेंस है mitosis and meiosis में? Mitosis takes place from autosomes, vegetative cells, and meiosis takes place in the germ cells, in the gametes. Meiosis leads to the formation of gametes. It takes place in the germ cells. Okay, so 2 तरीके के gametes होते हैं, male and the female gamete, and the number of chromosomes is haploid in the gametes. That means it is half. So आपने इसके पहले वाले chapters में आपने पढ़ा होगा कभी about I'll give you the example of sex determination in humans. Okay, so we have 23 pairs of chromosomes, and out of that 23 pairs, 22 are autosome and 1 pair is sex chromosome. Okay, now 23 pairs में से out of this 23 pairs we have total आप देखोगे तो 46 chromosomes हैं. Okay, so from where this 23 pairs or where this 46 number is tallied, that we have to see. So it comes 23 from the male and 23 from the female. Okay, so this will give you total of 46 chromosomes in an individual. Okay, so अब जब मैं ये 23 मेल की बात कर रही हूँ 23 फीमेल की बात कर रही हूँ, तो that is where I'm talking about the gametes, and gametes are always haploid, half the number. Okay, so individual आपको मिलेगा diploid, that means ये रहा 46, double the number, but haploid it is for the gametes and it is half the number. Okay, so 23 chromosomes from the male and 23 from the female. ये मैंने आपको humans का example दिया है. Okay, so the number of chromosomes is haploid in the gametes. Now जब ये gametes fuse करेंगे, that is 23 from the male and 23 from the female, when they will fuse, they will form the diploid organism, जो कि मैंने आपका लिखा है 46 chromosomes. So this is very, very important for maintaining the unique identity of particular species. Okay, it is important for determining the unique identity of particular species. जो भी species होगी, sexual reproduction से अगर produce हो रही होगी, तो ये जो haploid diploid का combination है, ये maintain होना जरूरी है हर एक species के लिए. Okay, so when we are talking about sexual reproduction, the offspring will get the sets of gene from 2 different individuals, from male as well as from the female. So जब भी genetic exchange होगा, this will lead to some variation. Okay, so हर एक generation में कुछ ना कुछ minor, बिल्कुल minute variations आएंगी. जब ये variations accumulate हो जाएंगी over generations and generations, then they will give rise to a new species. Okay, so इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं कि this complex organisms
they have evolved from a common ancestor. Evolution से अगर हम इसको connect करें, so then we can establish that these complex organisms, they have come from a common ancestor. कुछ ना कुछ वेरिएशन होता गया और स्पीशीज अलग अलग बदलते गए. लेकिन वैसे अगर हम देखें तो क्या होगा, ये जो जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, दे विल ऑल हैव वन कॉमन ancestor. Okay, then next one is, just a second. Okay, DNA replication. So ये प्रोसेस हम ऑलरेडी आगे डिस्कस कर चुके हैं. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस जहां पे डीएनए अपनी खुद की एक कॉपी बनाता है ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल. जो मैंने आपको आगे फिगर दिखाया था सेल डिविजन का, so उसमें एक फेज आता है एस फेज, सिंथेसिस फेज, वेयर द डीएनए इज डुप्लीकेटेड. ओके, सो अब कुछ वेरिएशंस पॉसिबल हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान भी आ सकते हैं. वेरी 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 माइन्यूट. ओके, जिनको हम बोलते हैं म्यूटेशंस. ओके, यूजुअली ये जो प्रोसेस है वो बहुत टाइटली रेगुलेटेड होता है. सो अगर आप बैक्टीरियाज में देखो और या तो फिर एसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स में देखो, तो डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान अगर कोई वेरिएशंस आते हैं तो ही उनमें कोई ऐसा हम बोल सकते हैं कि इफेक्टिव वेरिएशन देखने को मिलेगा. अदरवाइज क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है तो उनमें वेरिएशंस होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं होते. ठीक है, सो डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान अगर कोई म्यूटेशन हो जाता है और अगर कोई वेरिएशन हो जाता है तो अलग बात है, जो कि रेयर अकरेंस है, जो कि रूटीन में नहीं होता है. सेम चीज हमारे में भी वही है कि this DNA, it has to get duplicated as it is, and if it is not taking place as it is, even one variation will lead to the formation of abnormal protein. जरा सा भी वेरिएशन हुआ तो abnormal protein हो जाए. ओके, सो एक्चुअली वेरिएशन कहाँ से आ रहा है? जहाँ पे जेनेटिक एक्सचेंज हो रहा है, जहाँ पे ये दो गैमेट्स मिल रहे हैं, इनका जो हेरिडिटी मटेरियल है जो एक्सचेंज हो रहा है, वहां से हमको वेरिएशन देखने को मिल रहा है ऑर्गेनिजम्स. Okay, the next entire topic we have is sexual reproduction in flowering plants. Okay, so जब हम बोलते हैं कि flowers में कैसे sexual reproduction होता है, okay, of course there is asexual also, sexual also. So in sexual reproduction, flower is the main reproductive system in the plant. Okay, it is the main reproductive organ of the plant. So flower, it is modified leaf and it bears special organs which carry out reproduction. So there are four distinct whorls present in the flower. Now what are these four whorls? Calyx, corolla, androecium and gynoecium. So when we say this calyx, it is this green structures, the outermost whorl. Whorl means part. Okay, so the outermost part of the flower is called calyx. It is composed of green leaf-like structures called sepals. Okay, इनको हम sepals भी बोलते हैं, calyx को हम sepals भी बोलते हैं. Then we have the second whorl. इससे थोड़ा सा under, if you can see, the second part is called as corolla. Now this corolla, it may be of different colors, different structures, and they are called as petals. So इनका जो main purpose होता है, that is to attract the insects and birds for pollination. Okay, then we have androecium and gynoecium. So androecium, it is the male reproductive unit. It is the third whorl in the flower, and it contains many stamens. Okay, now what is this stamen? If you see the individual structure of the stamen, it is made up of slender stalk-like structure. एक पतली सी डंडी जैसा structure होता है. On top of it there is anther, and inside the anther, if you can break the anther, जब आप उसको तोड़ के देखोगे तो आपको छोटे-छोटे pollen grains मिलेंगे. Now these pollen grains are the male gametes. Okay, so you have androecium, the male reproductive unit of the flower,
Andrecium, it is made up of stamens. Stamen, at the top it has anthers. Inside the anthers we have pollens, which are the male gametes. Then we have gynecium. Now this is at the center of the flower. यहाँ पे भी आप देखोगे तो this structure in the center is gynecium. Now it has a swollen base. यहाँ नीचे की ओर आप देखोगे तो इसका जो base है वो थोड़ा सा आपको bulgy देखने को मिलेगा. This swollen base is called as ovary, and inside the ovary there are small ovules. So ovules ovary के अंदर होते हैं, which are the main reproductive units or the female gametes, we can say. Now this ovary, it is connected to again a tube-like structure called as stigma. Now on the surface of the stigma, the pollens may land. ये जो इसका जो surface है ना, that is sticky. So this allows the entry of pollens. It becomes like a receptor for the pollens. It will welcome the pollens. Okay. So these are the four main whorls of the flower. Now the flower may be unisexual. That means it या तो उसके पास खाली स्टेमन होंगे या फिर खाली कार्पल्स होंगे. ओके. Or it may be bisexual. That means then it will have both stamen and the carpel. So often a distinguish between is asked between the unisexual and the bisexual flowers, and then you have to mention one example of each. Okay. The next thing we have is pollination. Now, when we say pollination, these pollens, they are transferred to the stigma. Okay, stigma, it becomes the receptive surface. So यहाँ पे pollens transfer होंगे so that they can favor the fertilization process. Now, when the pollens are transferred from anther to the stigma, it is called pollination. Okay. Now, pollination के दो तरीके का होता है. अगर ये जो pollen grains हैं, if they are transferred from the same flower or the same plant, it is called as self-pollination. Okay. उसी flower में हो रहा है, सेम प्लांट में के उसी फ्लावर पे हो रहा है. So then it is called as self-pollination. And if the pollens from a different plant are transferred to the stigma, अगर दूसरे प्लांट में हो रहा है, अगर ये जो pollens हैं ये ट्रांसफर हो रहे हैं लेकिन दूसरे प्लांट में हो रहे हैं, rather than getting transferred into the same, they are getting transferred into the different plant. So then it is cross-pollination. Okay. Now again, cross-pollination is better because of variations. Okay. And then there are many agents available for pollination. What are these agents? Birds, insects, animals, then air, water. These are the main pollinators of the plant kingdom. Okay. कोई एक example specific किसी को याद हो तो insects, animals, birds में से. Come on, थोड़ा सा अपने brains को twist करो. कोई एक very common example it is. Honeybee. Honeybee, very good. Okay, so honeybees, they are the very well-known pollinators. Butterflies are there, then moths are there, bats are there. Okay. But honeybees, they are the main pollinators of the plant kingdom. Okay. So next is after pollination. ये पूरा pollination का process हो गया. Okay, that means pollens transfer हो गए stigma. So अब next purpose क्या है? Fertilization होना. Okay. So this fertilization takes place through the formation of the pollen tube. ये जो pollens हैं, जब ये stigma के surface पे आते हैं, so it ऐसे तो बहुत सारे पोलन्स आते हैं पर हर एक रिप्रोडक्शन नहीं करेगा. ओके. सो इट इज अगेन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व टाइप और व्हाटएवर व्हिचएवर इज मोर स्टेबल और स्ट्रांग इनफ टू इंटरैक्ट विद द स्टिग्मा. ओके. सो out of so many pollens, one will have the ability to form a pollen tube. Now this pollen tube, it will go into the female germ cells and it will bring about fertilization. So we will see what is this and how does it happen. See,
The fusion of the male and the female gamete is called fertilization. जब भी देखो यहाँ पे fusion हो रहा है, combining. So whenever there is a combining of male and female gamete, it leads to fertilization. Now, through fertilization, the product form is called as zygote. Okay. So when the male and the female gametes are fertilized, it forms zygote. Okay. Now this zygote, it undergoes several cell divisions, that is mitosis, and it develops into an embryo. Now this embryo, it has the capacity to develop into a new individual. Okay. So you can see, after the pollen has landed into the stigma, it will absorb the moisture, it will germinate, it will form a big pollen tube. This will penetrate through the tissue of the style and it will reach the ovule. Okay, so ये आपको एक figure के तौर पे भी आपको उसको याद रखना है. Okay, fertilization, and then here you can see it will fertilize with the ovum and form the zygote. Okay, and later on the zygote will develop into embryo through repeated cell divisions. Okay, so what are the changes observed in the flower after fertilization? So यहाँ पे आप देखोगे तो जो calyx and corolla है वो wither off हो जाएगा, it will fall off. Okay, and again the stamens also will wither off. Okay, ये just एक energy expenditure बचाने के लिए, plant का जो energy expenditure है उसको बचाना है, plus एनर्जी तो ऑफ कोर्स कंजर्व करनी है, प्लस ये जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है उसमें कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए. दैट इज व्हाई ऑल दिस कैलिक्स एंड कोरोला, these structures are withering. Okay, so calyx, corolla and stamens, they will wither off, they will fall off. Ovary will turn into the fruit. Okay, अब ये जो ओवरी है ये फ्रूट में बन जाएगी और जो एम्ब्रियो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा. So once the seed becomes mature, the fruit will dry up and the seeds will be dispersed. So एक जगह से दूसरी जगह ये seeds को हम लेके जा सकते हैं for further propagation. Okay, यहाँ तक कुछ भी डाउट्स है? No, ma'am. No. Okay. Others? No, ma'am. No. No, Okay. ma'am. Oh, good, good. Okay, fine. So let us assume कि कुछ भी डाउट्स नहीं है, तो फिर हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सीड कैसा होता है. Okay. So seed हमने देखा, ovary is converted into fruit and seed is converted into an embryo. Okay. So seed will have an embryo. Now embryo के अंदर there will be some reserve food. Okay. जो कि which is formed by the seed coat. So ये जो seed coat एक बना लेगा, outer layering एक बना लेगा, जो कि कुछ रिजर्व फूड रखेगा अपने पास, so that this embryo can grow. ये embryo को जो developing embryo है ना उसको nutrition provide करने के लिए the reserve food material would be enclosed in a covering called seed coat. Okay, so this reserve food material, it is stored in the cotyledons. Now embryo, it has two pointed parts. Upper part को आप देखोगे, upper part and the lower part. Upper part will form the shoot and the lower part will form the root. Upper part is also called as plumule and the lower part is called as radicle. Okay, so the plumule gives rise to the shoot system and the radicle gives rise to the root system. Okay, now this cotyledons, these coverings will supply the food when the embryo needs during germination. Germination के दौरान एम्ब्रियो को जब भी खाने की जरूरत पड़ती है तो दिस कोटिलिडन्स, दिस रिजर्व फूड मटेरियल will act as a source of food for the embryo. Okay, so through seed germination, the embryo in the seed will start with a new life. Okay, this is, you can summarize with the help of a diagram. Okay, any doubts so far? No, ma'am. No. Okay, because अभी टॉपिक चेंज हो जाएगा हमारा. Okay, anyways, so we have reproduction in human beings. Okay, plant reproduction के बारे में हमने डिस्कस कर लिया. Now we have to see how does this reproduction takes place in human beings. So of course it is sexual reproduction, but
ऐसे ही नहीं कि कोई भी एज से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल टेक प्लेस. इट इज again it has certain specific age. Okay, so what do you know about puberty? Can anybody can define? Puberty is the age when the reproductive organ start developing and becomes mature, Very good. and they Yeah, will start their functioning. very nice, perfect. Okay, so till the time the reproductive organs attain their maturity and they gain the proper function. Okay, so that is the period, that is uh, the time in some years. Okay, so again there is a distinct phase in the life cycle of human beings. This indicates the attainment of sexual maturity. So इस period को हम बोलेंगे puberty, and it starts taking place around 10 to 11 years of age in girls. Yes, somebody said anything? No. Okay, so it takes place around 10 to 11 years of age in girls and around 12 to 13 years in boys. Okay, and it lasts up to 18 years. So that is where you have the age of adolescence, your teenage. Okay, and this is the phase where your body is experiencing new changes morphologically, physiologically. Okay, internally, externally, हर तरीके से आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस आपको ऑब्जर्व होने को मिलते हैं. दैट इज ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, एंड एट द सेम टाइम इट इज आल्सो preparing our body for reproduction. Okay, so there are changes in both girls and boys, and of course there are distinct changes. Okay, so boys, suddenly their height can increase dramatically, their voice will become deep. The Adam's apple, ये larynx के इधर आप देखोगे तो जो बॉयज में ये जो एडम्स एप्पल होता है, इट इज प्रोमिनेंटली विजिबल. गर्ल्स में नहीं होता है बिकॉज उनकी जो आवाज होती है वो थोड़ी सी श्रिल होती है, वॉइस से थोड़ी सी कम होती है. ओके, हाई पिच नहीं होती है ज्यादा. then boys, if you can see, the shoulders are broad, the body is more muscular, they have the development of beard and mustache. Then hairs, they also grow under the armpit and in the groin region. Then in girls, the voice becomes shrill, it becomes thin, shoulders and hip become rounded, there is more of fat deposition in them rather than muscle. There is more of fat deposition in girls. The breasts become enlarged, hair growth in the armpit and in the pubic region. Okay, then there is sexual dimorphism. Now when we are referring to the word dimorphism, it means different. So the physical dissimilarities in the male and the female which give them different appearances is called sexual dimorphism. Okay, that means male or female को distinguish करने के लिए you have different characteristics. So that forms the sexual dimorphism. Then we have secondary sexual characters. So this secondary sexual characters, it highlights the sexual dimorphism. Sorry. So this sexual dimorphism, that is the development of beard and mustache in boys, development of breasts in the girls. So that is where it distinguish, ये दोनों को, मेल और फीमेल को distinguish करती है एक दूसरे से, जिसको हम बोलेंगे secondary sexual characters. Okay, primary are of course the formation of reproductive organs, and जो visible characters आपको दिख रहे हैं जिससे आप distinguish कर सको, different create कर सको, उसको आप बोलोगे sexual dimorphism. Okay, so this was basic about puberty because it is important, ये आपको जानना जरूरी है, then only आप reproduction को समझ पाओगे. Okay, so हमने देखा कि there will be changes in the male and the female reproductive unit. So let us see क्या है male reproductive system and the female reproductive system, and then हम पढ़ेंगे fertilization कैसे होता है. Okay, so male reproductive system, it consists of testis. Now ये जो testis है, it lies in a pouch or a bag-like structure called scrotum. Now the scrotum, it is usually it is outside the body, below the abdominal cavity. Now why it is outside the body? Because to help maintaining the temperature of the testis below the body temperature. आपका जो body temperature है, हमारा जो body temperature है, that is 37 degree centigrade. Okay, so 1 or 2 degree और भी कम होता है. बाहर अगर हम देखें तो 1 or 2 degree और भी कम होगा. That means around
35 to 36 degrees जितना टेम्परेचर चाहिए होता है टेस्टिस के लिए. Okay, now why this low temperature, little low temperature than the body temperature? Because testis के अंदर sperm production takes place. Okay, sperms, they are the male gametes. So this little low temperature is necessary. It is required for the production of the sperms, and the main role performed by testis is the production of sperms. Okay. Now, apart from producing the sperms, this testis, they also produces a hormone called as testosterone. Now, this testosterone, it is the male sex hormone. Okay. And it is responsible for developing secondary sexual characters in the boys. जो भी हमने आगे sexual characters discuss किए, this is all under the influence of hormone called as testosterone in males. Okay. Yes, ma'am. Yes. Okay. Yeah. Be interactive. बात करते रहो. अच्छा लगेगा. Okay. Then we have vast differences in the same reproductive unit की हम बात कर रहे हैं. तो टेस्टिस के बारे में हमने पढ़ा. अभी हमारे पास है वास्ट डिफरेंस. सो लेट अस सी व्हाट इज दिस वास्ट डिफरेंस. ये भी एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पर्म्स को लेके जाता है सेमिनल वेसिकल तक. अब ये सेमिनल वेसिकल क्या होती है? वेयर द स्पर्म्स आर स्टोर्ड. ओके. सो ये जो सेमिनल वेसिकल है इसमें और भी एसेसरी ग्लैंड्स का सिक्रीशन आता है एंड टुगेदर दे मेक अप द सीमेन. सो जब भी हम सीमेन की बात करते हैं तो इट विल हैव अ फ्लूइड पार्ट and also it will have the sperm cells. This fluid part is important because it gives energy to the sperm. जब भी वो female reproductive tract में जाता है तो it is because of the energy present in the fluid part in the plasma, it is able to go and swim through the female reproductive tract. Okay, this is also again important. We will discuss it at the end part of the chapter. Then there is penis. Now this penis, it is a muscular organ, and in males, the tip of the penis as well as the urethra, it works as a common passage. So जहां से urine pass होता है वहीं से ही the sperms can have the ability to pass. So there's this common passage in males. Okay. Any doubts? No doubt, ma'am. No doubts. Good. Then female reproductive system. So female reproductive system, it consists of uterus, fallopian tubules, ovary and vagina. Now uterus, when we say, this is a pear-shaped polomuscular organ. Okay, inverted pear. ये जो structure आपको दिख रहा है ना, that is the inverted pear-like structure. And this is the place where the uterus, where the embryo gets implanted. So here, somewhere over here, the embryo will get implanted. It will grow in size and develops into the newborn baby. Okay. So the wall of the uterus, ये जो uterus की wall होती है, जो line होती है, it gives stability, it provides safety, and also it gives nutrition to the growing fetus. Okay, embryo के बाद और बहुत सारे सेल डिविजन होंगे. पहले जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फीटस बनेगा. ओके, एंड लेटर ऑन दिस फीटस इज एक्सपेल्ड आउट, जिसको हम बोलेंगे न्यूबॉर्न. ओके, सो यूट्रस के बारे में पढ़ लिया. नाउ वी हैव टू ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर. These two tubes are called as fallopian tube, and they are placed at the top of the uterus each side. हर एक साइड पे आप देखोगे तो यूट्रस के टॉप में there is this fallopian tubule. So ये जो fallopian tubules होते हैं, इसके पास यहाँ पे आप देखोगे this one, it has a finger like structure called fimbriae. अब ये जो fimbriae है ये क्या करता है? ये ओवरी में से एग कलेक्शन का काम करता है. ओवरीज एग बनाएगी, so जो भी एग ओवरी ने बनाया है ये fimbriae उसको कलेक्ट करेगा. Okay, and somewhere over here the fertilization will take place in the fallopian tubule. Then धीरे धीरे after fertilization the zygote will come and migrate and it will get implanted into the uterus. Okay, then we have ovaries. So we have two ovaries, one near each fallopian tube, and ovaries will produce the eggs or the female gametes. Now at the time of ovulation, one egg will mature and it is released from the ovary. Usually आप देखोगे तो under normal conditions only one egg gets mature, it is released from the ovary. Now this egg
it can be taken up by the fimbriae. Fimbriae उसको ले लेगा, fallopian tubule में रखेगा, and if the sperm meets this egg, fertilization will take place. Then we have vagina, this one. This is the cervix, or we can say the mouth of the uterus. So this mouth of the uterus here, this part, it is called as, skip previous part. Okay, cervix, it is the mouth of the uterus. The previous part to this is called as vagina. External genitalia, इसको हम बोलते हैं बाहर का, external genitalia. And it is again a muscular tube-like organ, and it serves as the passage of sperms. Okay, so sperms can enter from the vagina, it can go to the cervix, and from the cervix it can go into the uterus. So it also serves as a serving passage for the sperms and the canal during the childbirth. Sperms की भी entry यहीं से होगी, and at the time of childbirth, the fetus is also expelled out from this entry. Okay. Any doubts so far? Yes, no? No, ma'am. No doubts. Okay. Then we have vas deferens. So this vas deferens, it is again a tube-like structure which carries the sperms to the seminal vesicles. Now, in the seminal vesicles, अगर आप देखोगे, the sperms are stored. Sorry, I've covered this. Yeah. Okay. Now, we have discussed all the female reproductive parts. Now, what happens during the fertilization process? See, in the ovary के अंदर अगर आप देखोगे तो जो number of eggs है females में वो determined ही होते हैं, वो fix होते हैं at the right from the time of the birth. Okay, males में ऐसा नहीं होता है. The sperms can be produced even at the age of 60 also, though less in number, but yes, वो produce जरूर होते हैं. But females में ऐसा नहीं होता है. Ovary में already thousands of eggs produce होते हैं, immature होते हैं right from the birth. जैसे ही puberty आ जाती है, इसमें से एक एक mature होना शुरू करता है. Okay, so one egg is produced every month by one of the ovaries. हर एक ovary में से, okay, either of the ovary will produce one egg. Now this egg, it is carried from the ovary to the womb through a thin fallopian tube. Okay, यहाँ पे क्या होगा, ये जो egg है, जो मैंने आपको आगे structure दिखाया, this one, this is the ovary, this will produce the egg through the fimbriae. Fimbriae के structure से ये egg जो है यहाँ पे fallopian tubule में चला जाएगा. Okay, now if the sperms enter through the vaginal process during physical intimacy, ये जो sperms हैं, if they enter into the vaginal process, they will swim right up to the fallopian tubule. ये swim करके जाएंगे कहाँ तक? fallopian tubule तक, जहाँ पे egg present है. अब अगर if it is meeting the egg, then there is a fusion of what? Sperm and the egg, and it will form zygote, that is the fertilized egg. अब ये जो egg है वो धीरे धीरे फिर यहाँ से travel करते करते यूट्रस में आ जाएगा, and it will implant. यहाँ पे implant नहीं हो सकता क्योंकि आप देख रहे हो कि ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे वो ग्रो नहीं कर पाएगा, right? But uterus is the right place where it can implant itself and it can grow in size. Okay, so it will come, it will migrate into the uterus. Now it will get implanted, चिपक जाएगा into the inner lining of the uterus. After it gets implanted, it will start dividing. Okay, so the mother's body is designed in such a way to take the development of the child. So every month अगर आप देखोगे तो uterus will prepare itself to receive and nurture the growing embryo. Okay, now धीरे धीरे क्या होगा, ये जो uterus की lining है, it will become thicken up because इसमें जो blood flow है वो बढ़ जाएगा, so that even if fertilization takes place, it can nourish the growing embryo. Now embryo जो है वो अपना जो भी nutrition है वो कहाँ से लेगा? Mother's blood से लेगा, with the help of again a special tissue called as placenta. Okay, now this developing embryo, it will also produce the waste materials
ये जो वेस्ट मटेरियल्स है, इट विल आल्सो गेट रिमूव्ड थ्रू द प्लेसेंटा. सो ये जो प्लेसेंटा है ना, ये क्या करता है? दिस इज अ कॉर्नर क्वेश्चन. ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेसेंटा. सो दिस प्लेसेंटा, इट इज एक्टिंग एज अ ब्रिज बिटवीन द मदर एंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो. सो जितना भी न्यूट्रिएंट एक्सचेंज है वो प्लेसेंटा से बेबी को मिलेगा. बेबी का जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो अगेन प्लेसेंटा से मदर्स बॉडी में जाएगा एंड इट विल गेट रिमूव्ड. ओके, बिकॉज अभी जो भी फीटस है उसका इतना वेल डेवलप फंक्शन नहीं है कि वो खुद से ही सब कुछ कर लेगा. So that is why this placenta is acting as a bridge between the mother and the developing embryo. Okay, so this total development of the child inside the mother's body, it takes place approximately 9 months. Okay, and the child that is born as a result of rhythmic contractions of the muscle in the uterus. Okay, so after 9 months what will happen? There will be the rhythmic contractions of the muscles in the uterus, क्योंकि अब वो उसका जब उसका proper size हो जाएगा, जब वो proper grow हो जाएगा, तो that means it indicates now the child has to come out from the body. So again there will be this structure here, uterus. The muscles will contract. There will be palpitation, contractions of the muscles, and the baby is expelled out from the uterus. Okay, so यहाँ तक clear है fertilization? कुछ डाउट है इसमें? क्लियर है मैम. क्लियर है. ओके, सो ये जो चीज हमने डिस्कस की, दैट वाज अबाउट fertilization. That means every year, every month, egg is released, and if the egg is fertilized, fertilization will happen. But what happens when the egg is not fertilized? तो क्या होता है? Okay, so देखो, ये egg तो रिलीज होना ही होना है ओवरी में से every month. So the life of this egg is about 1 day, 12 to 24 hours. Okay, अब वो 12 to 24 hours में अगर egg fertilized नहीं होता है तो क्या होगा? जैसे कि हमने देखा कि यूट्रस, it is preparing itself so that it can receive the fertilized egg. But if the fertilization is not taking place, so ये जो यूट्रस की जो thick lining है, of course it will rupture. Okay, क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है, because fertilization तो हुआ नहीं. Okay, so then what will happen? ये जो lining है वो slowly break down होती जाएगी and it will come out through vagina as blood and mucus. एक तो क्योंकि because uterus has rich blood supply, so this lining it will break down, so blood will come out, and side में आप देखोगे तो wall, it is this wall, it is having mucus, so it will also come out along with the blood. So this cycle, it takes place every month when the fertilization is not happening. Okay, and this process is called as menstruation. Okay, and it lasts about 2 to 7 days or about a week in females. Clear? Yes ma'am. Yes. Okay, so आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए, मेल रिप्रोडक्टिव organs, female reproductive organs, the process of fertilization, and what happens when the fertilization does not take place. Okay, these are the main topics from this part. Then we have reproductive health. Okay, now if you are talking about reproductive health, it is very important to take care of our reproductive parts, of our entire reproductive health. क्यों? क्योंकि see, fertilization हमने देख लिया, but at the same time it is important to understand contraception. Now what is contraception? See, we cannot go on having the babies because again this is a natural process. एक चीज, it requires lot of energy, then the health of the mother has to be taken care of. So there are many factors, plus the population, the economy of the country. Okay, so uske liye, to keep this population in check and to maintain the reproductive health, we have a term called as contraception. So जब भी हम contraception की बात करते हैं, it means we are avoiding fertilization. How we are avoiding fertilization?
there are again different methods for this. So first and foremost चीज जहाँ पे हमको fertilization की जरूरत नहीं है and where we have to use this contraception, it is to get ourselves protected from sexually transmitted diseases. ऐसी बहुत सारी diseases होती हैं जो कि sexually भी transmit होती है. That means whenever a person is having a physical intimacy और उनको पता नहीं है कि सामने वाले का पार्टनर कैसा है क्या है. Okay, so there are chances कि sexually transmitted disease हो सकती है. So there are a lot of examples of sexually transmitted disease. They are caused by bacteria and viruses. Gonorrhea, herpes, syphilis, AIDS, hepatitis B. ये ऐसी बहुत सारी examples हैं जो कि which takes place through sexual relations with the unknown partner. Okay, and among these, AIDS and hepatitis, they are hepatitis B specifically, they are incurable till date. Okay, we don't have any specific medicines available or injections or vaccinations available for this. They are caused by virus. So these are very deadly diseases. Okay, so that is why it is important to take care of the reproductive health. Now, to prevent this transmission of sexually transmitted diseases, we have different modes of contraception. So उसमें first mode आता है, which is a barrier method. So now in this barrier method, the person can use a covering called as condom. Now this condoms can be used by the males as well as for the females. They simply cover the external genitalia and they will prevent the transmission of sexually transmitted diseases. That is, if the male condom is being used, so it won't allow the sperms to get inside of the female reproductive tract. So in this way also, the sexually transmitted diseases can be prevented. Okay, then another category of contraceptions are the hormonal medicines. Okay, so these hormonal medicines, they can be taken as a pills. एक pills की तरह इनको लिया जाता है. So they won't get this lining to become thicken up and shed. Okay, उसको उसी condition में रोक लेगी hormones के through. But yes, they do have the side effect क्योंकि हम natural process को disturb कर रहे हैं externally hormones देके. So they may cause side effects, irritation, dizziness, headaches. Okay, या फिर menstrual cycles को alter करेगा. ऐसे बहुत सारे side effects करते हैं. ठीक है. Then other contraceptive devices are the loop, Lippis loop, or there is copper T. So this can be placed inside the uterus to prevent pregnancy. Okay, it is to prevent the pregnancy. Okay, but यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ था आपको टेस्ट में, अगर याद हो तो. ओके, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को कुछ नहीं करता है, वो प्रेगनेंसी को होने नहीं देता है, लेकिन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज are still possible if copper T is used. Okay, then again there are side effects of this method also because it may cause irritation क्योंकि आप मेटल इंसर्ट कर रहे हो, लूप या फिर जो ये आप देखो कि कॉपर टी ये आयन से बना रहता है. So of course it may cause the irritation in the uterus. Then there is another process called as sterilization. अब ये हमेशा के लिए जिसको हम बोलते हैं permanent contraception. Okay, so this is available for both male as well as for the female if the vas deferens is blocked. So यहाँ पे क्या होगा, sperms will not be able to transfer at all. Same in the fallopian tubule. In the females, fallopian tubule is blocked, so the egg will not be able to reach to the uterus. Okay, और both the cases में fertilization होगा नहीं. So this is a non-reversible method. इसको आप reverse नहीं कर सकते, and again it has to be performed under medical supervision. आप experts के through होना चाहिए because this is a surgical process. Okay, then we also have surgeries available for the removal of unwanted pregnancies. Unwanted means suppose if the pregnancy is because of some rape case, or if it is to the female जिसका age maturity वाला age नहीं है, she is just very young, 16 to 18
years. तो ऐसे में क्या होगा, बेबी एज वेल एज मदर दोनों के लिए ही प्रेगनेंसी हार्मफुल होगी. So these are the type of unwanted pregnancies that can be surgically removed. Okay, and of course they are being misused also, but अभी ऐसा नहीं है. This is being banned. Sex determination, पहले के टाइम में ऐसा हुआ करता था कि people used to know the sex of the child, male है कि female है, then they can get it removed out if it is a female, but now it is being banned. Okay, to gender ratio को maintain रखने के लिए अब ये ban. Okay, so यहाँ तक आपका पूरा चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया है. मोर और लेस सारी चीजें हमने इसमें इन्वॉल्व कर ली हैं. The whole chapter has been thoroughly discussed. So any doubts if you have in any No, part? ma'am. Nothing. Okay, or anything if you want to ask also, that is also fine. So I've taken down some questions. आपके लिए मैंने कुछ 5-7 questions रखे हुए हैं, important questions discussion के लिए. You have advantages of sexual reproduction over asexual reproduction. 3-4 advantages आप लिख सकते हो. Then some sexually transmitted diseases caused by bacteria and virus, textbook में दिया हुआ है अच्छे से. Then name the phenomenon that occurs when the egg is not fertilized. Menstruation, how does it happen? So then you have to discuss the whole changes taking place in the uterus lining. Okay, then what is asexual reproduction? Discuss its type. Okay, any types you can write, आपको जो भी अच्छे से याद हो. Then name the mode of reproduction that takes place in rhizopore, rhizopus, spore formation, hydra में budding, plasmodium, multiple fission, planaria, regeneration. And then DNA copying is important in reproduction. Justify the statement. You have to give reason. That's it. And then you have some of the important diagrams. Longitudinal section of a flower, या फिर male and female reproductive parts in a flower. Okay, so दोनों चीजें आप लिख सकते हो उसमें. Germination of pollen. You have to show one pollen tube going inside the ovary and fertilizing the egg. That is germination. Then human female reproductive system and binary fission in amoeba. Okay, so some important questions as well as some important diagrams. Okay, anything apart from this? You'll be getting this PPT, so don't worry about it. Or कुछ doubts? Yes, no, or anything if you want to ask with related to any question, any part in this particular chapter. No, ma'am. No. Okay, so should I assume that everything is clear? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay, nice. Good then. All the best. अच्छे से पढ़ो. इस बाद में भी अगर कोई डाउट होता है तो भी also you can ask. ऐसा नहीं है कि अभी के अभी पूछना है. अगर पढ़ते पढ़ते भी कोई डाउट आता है तो please feel free to ask. Okay. So we will meet in another lecture. Environmental वाले chapters बाकी हैं तो वो हम डिस्कस कर लेंगे. ओके, एंड प्लीज रीड. पहले एक और बार आप ऑलरेडी रीड कर लीजिएगा. कुछ भी डाउट्स होते हैं तो वो हम डिस्कस करेंगे. एंड लेट अस सी व्हाट मोर वी कैन ऐड. कुछ क्वेश्चन पेपर्स या कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर. ओके, टिल देन बाय बाय एवरीबॉडी. Thank you, ma'am. थैंक यू एंड बाय बाय. Bye, ma'am. बाय.